हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। वर्ल्ड वॉर वन का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉजेस को डिस्कस किया था, तो उसमें नेक्स्ट हम कॉज डिस्कस करेंगे आज बाल्कन वॉर्स। एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट बैटल्स जो इस टाइम पर लड़ी गई हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल्कन वॉर्स स्टूडेंट, टू बाल्कन वॉर्स हुई हैं। फर्स्ट बाल्कन वॉर 1912 में एंड सेकंड बाल्कन वॉर 1913 में। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। देन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किस टाइप से ऑटोमन्स वीक होते जा रहे हैं। एंड ऑटोमन्स की जो टेरिटरी ईस्टर्न यूरोप में है, ये मैप आप देख सकते हैं। तो ऑटोमन एंड दिस इज कॉन्स्टेंटिनोपल, प्रेजेंट में आप इसको क्या बोलते हैं, इस्तांबुल। और ये आप देखेंगे ईस्टर्न यूरोप। तो ऑटोमन्स की बहुत सारी टेरिटरीज अभी भी कहां पर हैं, ईस्टर्न यूरोप में, जो वो कंट्रोल करते हैं। ये जो कुछ कंट्रीज हैं ये अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर चुके हैं एंड इनको रिकॉग्निशन भी मिल चुका है। तो इधर ईस्टर्न यूरोप के कुछ कंट्रीज मिलकर बाल्कन लीग बनाते हैं, बाल्कन लीग। एंड वो अटैक करते हैं ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। बाल्कन लीग के मेंबर्स थे ग्रीस, सर्बिया, ग्रीस, सर्बिया, बल्गेरिया एंड मॉन्टीनीग्रो। ये आप देख रहे हैं छोटा सा पार्ट, ये मॉन्टीनीग्रो। तो ये फोर कंट्रीज मिलकर बाल्कन लीग बनाते हैं। फिर से देखिए, ग्रीस, बल्गेरिया, सर्बिया एंड मॉन्टीनीग्रो, ये मिलकर बाल्कन लीग बनाते हैं एंड अटैक करते हैं ऑटोमन एम्पायर के ऊपर 1912। ऑटोमन एम्पायर को डिफीट कर देते हैं एंड ये आप देख रहे हैं एरियाज ये छीन लेते हैं ऑटोमन एम्पायर से। मतलब जो भी ऑटोमन टेरिटरी ईस्टर्न यूरोप में अभी बची हुई थी उसको भी छीन लिया गया। इसके बाद अब ये जो टेरिटरीज हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना था। देन बिग पावर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये लंदन में हुआ। तो लंदन कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इश्यू आया, ये देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो एरिया है अल्बानिया। तो अल्बानिया जो है, सर्बिया डिमांड कर रहा है कि मुझे अल्बानिया चाहिए, बट ऑस्ट्रिया बीच में आ जाता है। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ना, पैन स्लाविज्म चल रहा था। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है देन ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले लास्ट लेक्चर को देख लेना। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सर्बिया डिमांड कर रहा है कि मुझे अल्बानिया चाहिए, बट ऑस्ट्रियन एम्पायर बीच में आ गया एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर ने यहाँ पर जब अपना अड़ंगा अड़ा दिया तो उसके बाद अल्बानिया को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। सेकंड इश्यू आता है। सेकंड इश्यू था स्टूडेंट यहाँ पर मैसिडोनिया का। तो मैसिडोनिया जो है ये डिमांड कर रहा है बल्गेरिया। तो मैसिडोनिया को कौन डिमांड कर रहा है, देखिए बल्गेरिया जो है डिमांड करता है कि मुझे मैसिडोनिया चाहिए। बट इधर क्या होता है, बल्गेरिया को मैसिडोनिया नहीं दिया गया और मैसिडोनिया किसके पास गया, सर्बिया के पास। तो यहां से बल्गेरिया नाराज हो गया कि भाई आपने हमें मैसिडोनिया क्यों नहीं दिया। इस मैप को भी देख लेते हैं, सेकंड मैप को। यस, ये देखिए स्टूडेंट्स, तो इस मैप से और थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। अल्बानिया, इधर नीचे ग्रीस आ गया, इधर आप ये देख रहे हैं ये जो एरिया है ये बल्गेरिया वाला एरिया हो गया, ये आप देख रहे हैं सर्बिया हो गया, इधर ये मैसिडोनिया आएगा। तो इधर हम देखते हैं स्टूडेंट, फिर से देखिए बाल्कन वॉर्स, बाल्कन लीग बनती है, ग्रीस, मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया एंड बल्गेरिया अटैक करते हैं ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, बहुत सारी टेरिटरीज को छीन लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन होता है लंदन में। सर्बिया को चाहिए अल्बानिया, बट यहाँ पर बीच में आ जाता है ऑस्ट्रिया एंड अल्बानिया को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। बल्गेरिया को चाहिए मैसिडोनिया, बट मैसिडोनिया सर्बिया को दे दिया गया। तो हर बंदा नाराज है, ठीक है। हाँ, कुछ एरियाज इनको मिल जाते हैं। तो बल्गेरिया बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है एंड बल्गेरिया उसके बाद अटैक करता है सर्बिया के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर बल्गेरिया सर्बिया के ऊपर अटैक करता है। ये अटैक होता है 1913 में, इसको कहते हैं सेकेंड बाल्कन वॉर। अब यहाँ पर आपस में लड़ने लगे, तो यहाँ पर बल्गेरिया का अटैक सर्बिया पर हुआ। सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए ग्रीस आ जाता है और आप देखेंगे जो है ऑटोमन्स ने भी अटैक कर दिया बल्गेरिया के ऊपर। तो बल्गेरिया जो अपनी पावर को सोचा था कि बहुत ज्यादा है, ऐसा वो पावरफुल नहीं था। और इधर बल्गेरिया को पीस ट्रीटी के लिए बोलना पड़ा कि हमें पीस ट्रीटी चाहिए और लड़ाई बंद कर देते हैं। तो सर्बिया यहां से इम्बोल्डन हो गया और सर्बिया को लगा कि अगर हम बल्गेरिया को डिफीट कर सकते हैं तो जो अदर कंट्रीज हैं जिसमें से ऑस्ट्रिया भी, उसको भी डिफीट कर सकते हैं। तो सर्बियन नेशनलिस्ट जो थे वो ज्यादा इम्बोल्डन हो जाते हैं और जो पैन स्लाविज्म था उसको एक नई, कह सकते हैं कि आप, न्यू विगर मिली, न्यू एनर्जी मिली। ओके, पैन स्लाविज्म जो मूवमेंट चल रहा था। तो इस टाइप से स्टूडेंट ये जो बाल्कन वॉर्स हैं ये धीरे धीरे जो वर्ल्ड वॉर वन है उसको नजदीक लेकर आती हैं, ठीक है। अब बल्गेरिया यहाँ पर नाराज हो जाता है और बल्गेरिया के जो इंटरेस्ट हैं बाद में वो जर्मनी उनको पूरा करने का प्रॉमिस करता है, और दैट्स वाई बल्गेरिया
वर्ल्ड वॉर वन में एंट्री करता है फ्रॉम द साइड ऑफ सेंट्रल पावर्स। ठीक है, दो साइड थी, सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स। तो बल्गेरिया एंट्री करता है फ्रॉम द साइड ऑफ सेंट्रल पावर्स। जब ये बाल्कन वॉर्स होती हैं तो उस टाइम पर इंडिया में भी इशू आता है। मुस्लिम लीडर्स ब्रिटेन की तरफ देखते हैं कि आप जो है बचाइए ऑटोमन्स को, बट ब्रिटेन यहाँ पर ऐसा कोई बचाने का ट्राई करता नहीं है। तो मुस्लिम लीडर जो थे वो नाराज हो रहे हैं किससे? ब्रिटेन से। इंडिया में भी मुस्लिम लीडर ब्रिटेन से नाराज हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वॉर स्टार्ट होती है। इमीडिएट कॉज हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ऑस्ट्रियन प्रिंस फर्डिनेंड आर्चड्यूक को मार दिया गया। मारा किसने? गैब्रिल नाम का एक बंदा है जो एक सर्ब है, बोस्नियन सर्ब, उसने इसको मार दिया है। इसकी बीवी सोफी को भी गोली मार दी। एंड उसके बाद ऑस्ट्रिया अल्टीमेटम देता है सर्बिया को, कुछ डिमांड्स रखता है। सर्बिया वो डिमांड्स मान लेता है, बट एक डिमांड जो थी इंपॉर्टेंट वो नहीं मानता। वो थी ऑस्ट्रियन इन्वेस्टिगेटर्स सर्बिया जाएंगे एंड देन वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो यहाँ पर सर्बिया ने इस डिमांड को नहीं माना। सर्बिया का बड़ा भाई है रशिया एंड ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करने का प्रॉमिस करता है जर्मनी। और उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर वन। तो यहाँ पर हम कुछ बैटल्स को डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर वन। अच्छा, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्लीफन प्लान। थोड़ा सा फोकस करिए, अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर से लेक्चर को देखना। स्लीफन प्लान, तो स्लीफन प्लान में हमने देखा था कि जो जर्मनी के कमांडर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था कि पहले वो फ्रांस को क्रश करेंगे एंड देन उसके बाद रशियंस को क्रश करेंगे। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जर्मनी अटैक करता है, ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट, बेल्जियम से होकर। तो जर्मनी का अटैक होता है बेल्जियम से होकर। जब ये अटैक बेल्जियम से होकर होता है तो बेल्जियम तो प्रोटेक्टोरेट है किसका? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन अल्टीमेटम देता है और ब्रिटेन को एक बहाना भी मिल गया, वो फ्रांस को सपोर्ट करना चाह रहा था। तो यहाँ पर ब्रिटेन अल्टीमेटम देता है किसको? दोनों कंट्रीज को, फ्रांस एंड जर्मनी, कि भाई बेल्जियम से दूर रहो। बट यहाँ पर जर्मनी मना कर देता है, कोई प्रॉमिस नहीं करता। और उसके बाद ब्रिटेन जो है अपनी फोर्सेस को फ्रांस भेजता है फ्रांस को बचाने के लिए। तो यहाँ पर जर्मन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था पेरिस को जीतना, और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट। इधर फिर एक बैटल होती है फेमस, जिसका नाम है बैटल ऑफ मान। ये एक रिवर है, ये आप देख रहे हैं रिवर, दिस इज मान रिवर, MARNE। इधर ये बैटल होगी। तो इसमें जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं वो भी आ जाती हैं, फ्रेंच फोर्सेस भी जो है काउंटर अटैक करती हैं एंड जर्मन्स को पीछे हटा दिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जर्मन्स को पीछे हटना पड़ा मान रिवर से। यस, और उसके बाद ये जर्मन मान रिवर के इधर आते हैं, इधर अपने ट्रेंचेस बना लेते हैं। तो जर्मन्स की जो प्लानिंग थी कि फ्रांस को डिफीट कर देंगे, उसके रशियंस को डिफीट करेंगे, तो वो जो पूरी प्लानिंग थी वो फेल हो जाती है। बिकॉज अब आप यहाँ पर ट्रेंचेस बनाने को मजबूर हो जाते हैं और आपने खाइयां बना ली। और उसके बाद आप देखते हैं कि लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाती है वेस्टर्न फ्रंट पर। ठीक है, तो इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ मान। एक तरफ है ब्रिटेन फ्रांस और दूसरी तरफ है जर्मनी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बैटल देखते हैं स्टूडेंट, बैटल ऑफ टेनेनबर्ग 1914। बैटल ऑफ टेनेनबर्ग ये होती है स्टूडेंट प्रेजेंट में आप कह सकते हैं पोलैंड में, वैसे उस टाइम पर ईस्ट प्रशिया में। ठीक है, ईस्ट PRUSSIA जर्मनी का एक पार्ट है। तो इधर हम देखते हैं स्टूडेंट ये बैटल होती है टेनेनबर्ग। इसमें जर्मन स्लॉटर करते हैं किसका? रशियंस का। ओके स्टूडेंट, तो किसके बीच में होती है ये मेन बैटल? एक तरफ है एलाइड फ्रांस ब्रिटेन एंड रशिया और दूसरी तरफ है जर्मनी। और इधर आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर रशियंस का स्लॉटर होता है, लिटरली स्लॉटर होता है। और इस बैटल के बाद जो रशियन कमांडर है उसने सुसाइड कर लिया था, इसका नाम था सैमसोनोव। तो सैमसोनोव ने सुसाइड कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, ये बैटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस हैं आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन ये वाला। बैटल ऑफ गलीपोली। बैटल ऑफ गलीपोली जो होती है स्टूडेंट, यहाँ पर जो एलाइड फोर्सेस हैं वो ये ट्राई करते हैं कि ऑटोमन्स को डिफीट किया जाए। एंड ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये स्ट्रेट है, डार्डेनलेट्स बोलते हैं इसको। तो यहां से इसको ओपन किया जाए और ये है गलीपोली पेनिनसुला। तो ये पूरा एरिया जीतना था, कंट्रोल करना था, जिससे रशिया जो है आसानी से ब्लैक सी और यहाँ पर एंट्री कर सके। और रशिया की एंट्री सीधे ब्लैक सी से कहां तक हो जाएगी? मेडिटेरेनियन। तो ये बैटल होती है। इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट नेवी की बैटल होती है, फिर ये बैटल जो है आर्मी की भी होती है, क्योंकि नेवी के थ्रू आर्मी को भी वहां भेजा गया था। ये बैटल चलती है, बट इसमें ऑटोमन्स की तरफ से कमांडर हैं जो एक फैंटास्टिक रोल प्ले करते हैं और इन कमांडर का नाम है कमाल पाशा। कमाल पाशा वो लीडर हैं जो बाद में लड़ाई के बाद वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑटोमन एम्पायर से कैलिफ की पोस्ट को ही खत्म कर देते हैं एंड टर्की को डिक्लेयर करते हैं डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री। तो एक कमाल पाशा हैं। अगर आज की डेट में आप देखेंगे टर्की थोड़ा अलग दिखाई देता है सारे इस्लामिक कंट्रीज से, वहां पर
प्रोग्रेस थोड़ी ज्यादा है एंड वहां पर जो आप देखेंगे डेवलपमेंट हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हुए हैं, देन बिकॉज ऑफ केमल पाशा। इसमें बहुत बड़ा रोल है केमल पाशा का। बट प्रेजेंट में जो वहां पर लीडर आया हुआ है एर्दोगन, ये थोड़ा रेडिकल बंदा है और ये अपने आप को दोबारा से आप देखेंगे स्पेन खिलाफत 2 की बात करता है, मतलब ये दूसरा खलीफा बनना चाह रहा है, क्योंकि खलीफा की पोस्ट को तो केमल पाशा ने ही खत्म कर दिया था। और जो केमल पाशा है ये इस लड़ाई में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे जो एलाइड पावर्स हैं वो ऑटोमन्स को ऐसा डिफीट नहीं कर पाती हैं, और ये फेलियर माना जाता है एलाइड का कि वो ऑटोमन्स को डिसाइसिवली डिफीट नहीं कर पाई। तो बैटल ऑफ गैलीपोली, और ये लड़ाई किसमें हो रही है, ऑटोमन्स और दूसरी तरफ एलाइड फोर्सेस। आगे बढ़ते हैं। यस, ये देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये बैटल होती है, बैटल ऑफ वर्द्यून। ये प्लेस आप देख सकते हैं, बैटल ऑफ वर्द्यून यहां पर होती है। यहाँ पर फ्रांस एक तरफ है, दूसरी तरफ जर्मनी है, और इसमें भी फ्रांस जो है रेजिस्ट करता है जर्मन्स को। ओके, तो बैटल ऑफ वर्द्यून, फ्रांस बिटवीन जर्मनी। उसके बाद नेक्स्ट स्प्रिंग ऑफेंसिव, मार्च 1918। ये जर्मन्स का एक बहुत बड़ा अटैक होता है, और जर्मन्स जो है वो एक कहते हैं लास्ट चांस लेना, लास्ट अटेम्प्ट लेना। तो लास्ट अटेम्प्ट लेते हैं और वो वॉर को चेंज करना चाह रहे हैं। अब इस लड़ाई से पहले क्या क्या चेंज हुआ ये आपको समझना है। फर्स्ट चेंज ये था, अमेरिका अप्रैल 1917 में वॉर को ज्वाइन कर चुका था। अमेरिका ने वॉर को क्यों ज्वाइन किया, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट, जर्मन्स की यू बोट सबमरीन्स अटैक कर रही थी अमेरिकन के ऊपर। अमेरिकन के ऊपर मतलब जो शिप जाते थे, मर्चेंट शिप, उन पर अटैक होता था, अमेरिकन मारे जा रहे थे। इसमें से एक शिप है लुसिटानिया, उसमें 250 अमेरिकन से उनकी डेथ हो गई थी। सेकेंड, एक टेलीग्राम है, इसको कहते हैं जिम्मेरमन टेलीग्राम, इसको इंटरसेप्ट किया था अमेरिकन एजेंसीज ने, और उसमें जर्मन जो है मैक्सिको को ये टेलीग्राम भेजते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ आइए और हम एक अलायंस बनाते हैं अगेंस्ट अमेरिकन। तो इस टेलीग्राम के इंटरसेप्ट होने के बाद भी अमेरिकन का जो है मन बदलता है, और दूसरा जो अमेरिकन के ऊपर अटैक हो रहे हैं वो मारे जा रहे थे, तो अमेरिका एंट्री कर जाता है। बट अमेरिका को भी टाइम लगेगा अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करने में, अटलांटिक को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जर्मन चाहते हैं कि जब तक रिइंफोर्समेंट आए उससे पहले वेस्टर्न जो फ्रंट है उसको जीता जाए। सेकंड स्टूडेंट, रशिया जो है अभी उसने जो है ट्रीटी साइन कर ली है। तो रशिया की जो ट्रीटी है उसका नाम है ब्रेस्ट लिटोस्क, BREST एंड LITOVSK, ब्रेस्ट लिटोस्क। ये जो ब्रेस्ट लिटोस्क ट्रीटी है, समझने का ट्राई करना, ये ट्रीटी साइन करी है बोल्शेविक्स ने। बोल्शेविक मतलब लेनिन। लेनिन रशिया में आ चुका है, वहां पर रशियन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो चुका था, लेनिन के पास पावर आ चुकी थी, एंड लेनिन नहीं चाहता कि वॉर को कंटिन्यू किया जाए, और दैट्स वाई लेनिन सेंट्रल पावर से बातचीत करता है, डिस्कशन होता है, सेंट्रल पावर्स कहते हैं ओके हम ट्रीटी करने के लिए रेडी हैं, और उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक है, ब्रेस्ट लिटोस्क। और इस ट्रीटी में रशिया को अपने बहुत सारे एरियाज, टेरिटरीज सेंट्रल पावर्स को देने पड़े थे। जब बाद में आप देखेंगे स्टूडेंट सेंट्रल पावर्स हार जाते हैं तो रशियन टेरिटरीज एलाइड पावर्स के पास आती हैं, जैसे एस्टोनिया, लाटविया, इवन प्रेजेंट में जो यूक्रेन है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे रशिया का जो पोलैंड वाला पार्ट है, फिनलैंड है, ये सारा पार्ट सेंट्रल पावर्स को देना पड़ा था। तो अब सेंट्रल पावर जब हार गए तो ये टेरिटरीज किसके पास जाती हैं, एलाइड के पास। बट एलाइड इनको जो है एलाइड पावर जो थे वो इनको रशियंस को वापस नहीं करते। तो यहां से भी एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था बिटवीन रशियंस एंड वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, तो ब्रेस्ट लिटोवस ट्रीटी साइन हो गई है, रशिया वॉर से हट चुका था, और इधर अब जर्मन्स को लग रहा है कि हमारा एक फ्रंट जो है वो क्लियर है, सेकंड फ्रंट को जीतने का ट्राई करते हैं। और उसके बाद जर्मन्स का एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव होता है, इसको कहते हैं स्प्रिंग ऑफेंसिव, मार्च 1918, बट इसको भी रोक दिया गया। और उसके बाद स्टूडेंट एलाइड फोर्सेस का काउंटर अटैक होता है, इसका नाम है 100 डे ऑफेंसिव। इस 100 डे ऑफेंसिव में जो एलाइड फोर्सेस हैं स्टूडेंट आप देखेंगे वो आगे बढ़ती जाती हैं, एंड जो गेन हुआ था जर्मनी को स्प्रिंग ऑफेंसिव में वो सारा गेन उनके हाथ से निकल गया है, और आप देखेंगे लाइन बॉर्डर किस टाइप से आगे बढ़ गया था। उसके बाद इस लड़ाई के बाद जो जर्मन किंग विलियम टू जर्मनी छोड़कर भाग जाता है हॉलैंड, और जर्मनी में फिर एक न्यू गवर्नमेंट बनती है, और आप देखेंगे जर्मनी में एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जिसको वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इस वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया है आपको पता होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यहाँ से अडॉप्ट किया है इमरजेंसी पावर्स को। तो एक प्लेस है वाइमर, उसके नाम पर बोलते हैं वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टाइप से आप देखेंगे जर्मनी से जो मोनार्की है वो खत्म हो जाती है, एंड वहां पर फिर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जर्मनी बनता है रिपब्लिकन कंट्री। क्लियर। तो इस टाइप से लड़ाई खत्म होती है स्टूडेंट।
नवंबर में आर्मिस्टिस साइन हो जाता है, नवंबर में आर्मिस्टिस साइन होता है और उसके बाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है। तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में फिर डिफरेंट ट्रीटीज साइन की जाती हैं। जो डिफीटेड पार्टीज हैं उनके साथ डिफरेंट ट्रीटीज साइन होंगी और जो विक्टर पावर्स हैं वो अब गिन गिन कर बदले लेना चाहेंगे। और फ्रांस ज्यादातर आप देखेंगे स्पेन वो जो है सारे बदले लेगा और बहुत ज्यादती करेगा किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। और एक ट्रीटी साइन होगी वसई की जर्मनी के साथ। ये ट्रीटी है जो है और जो डिफरेंट ट्रीटीज हैं ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक और लेक्चर लेना पड़ेगा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सारी ट्रीटीज एंड लीग ऑफ नेशंस को। और उसके बाद हम फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल्स मैंने आज आपसे डिस्कस करी हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ, आपका एक होमवर्क रहेगा बैटल ऑफ हाइफा, HAIFA, ये आपका होमवर्क है, इसके बारे में आपको पढ़ना है और इसमें देखना है कि इंडियन सोल्जर्स का क्या रोल रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।